प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा में आज जिस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे वह विस्तार होगा पिछले व्याख्यान का, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया किसी राज्य का गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरह कार्य करता है और उनमें किस तरह का संबंध केंद्र के साथ उनका होता है। उस संबंध को समझकर हम यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार हम व्यावसायिक निहितार्थ उसमें समाहित होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह से हम पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के विश्लेषण की क्षमता को विकसित करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। पॉलिटिकल फैक्टर में इस बात का सर्वाधिक अध्ययन किया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संबंध कैसे हैं। संबंध अच्छे होना, खराब होना ये एक मोरल बात हो सकती है, लेकिन बेहतर संबंध व्यवसाय के लिए बेहतरी का सूचक होते हैं। अब बेहतर संबंध से तात्पर्य यह है कि मूल रूप से ये वैधानिक स्तर पर होता है और कुछ बिंदु होते हैं जिन पर स्टेट और सेंटर में या केंद्र और राज्य में कुछ मतभेद हो सकते हैं और उन मतभेदों के कारण संबंध अच्छे या कम अच्छे देखे जा सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि केंद्र में सत्ताधारी दल कोई और है और राज्य में कोई अन्य सत्ताधारी दल है। इस कारण भी संबंध बहुत मधुर हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर फंक्शनल लेवल पर बात करें, यदि क्रियान्वयन के स्तर पर बात करें, तो वहाँ पर उन संबंधों का प्रभाव किन्हीं रूपों में देखने को अवश्य मिलता है। तो ये जो सेंटर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमने बात की कि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों साथ मिलकर विकास कार्यों को करते हैं और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकार आधारित संघीय व्यवस्था है, संघीय सहकार की जो व्यवस्था है वह किस तरह से चलेगी, इसका जो नियमन है वो हमारा संविधान करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और उसकी नियमावली हमारे संविधान में विस्तृत रूप से दी गई है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और ये समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कोई व्यवसाय, उदाहरण के लिए कोई विदेशी कंपनी यदि भारत में आती है तो वो इस फेडरल स्ट्रक्चर के डायनामिक्स को समझती है, तो निश्चित रूप से जिस राज्य में वो अपना निवेश कर, क्योंकि भारत में यदि कोई कंपनी आ रही है तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी राज्य में अपनी यूनिट को स्थापित करेगी, अपने व्यवसाय को, अपने हेडक्वार्टर जो बनाएगी भारत में, वो किसी न किसी राज्य में बनाएगी। तो उस राज्य की व्यावसायिक स्थिति कैसी है वह सरकार की नीतियों पर, उस राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। एक तो केंद्रीय नीति है और दूसरी राज्य की नीति है। तो ये जब समझ हमें होती है तो हम इसका विश्लेषण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह की समझ विकसित करना आवश्यक समझा गया और ये जो विषय वस्तु है आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो अब समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन, जैसा कि हमने कहा, ये केंद्र में होता है फेडरलिज्म के, संघीय ढांचे के केंद्र में स्टेट सेंटर रिलेशनशिप है और जो राजनीतिक स्तर है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मूल रूप से ये सेंटर स्टेट रिलेशन तीन तरह के होते हैं। पहला जो है, और ये सारे स्तर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वह है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि प्रथम अध्याय में, संविधान के प्रथम अध्याय में दिया गया है, जो कि पार्ट 11 का अंग है। ठीक इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट का, उसकी व्याख्या चैप्टर पार्ट 11 के चैप्टर 2 में देखने को मिलती है, दूसरे अध्याय में देखने को मिलती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उद्गत है। ठीक इसी तरह से जो तीसरे फाइनेंशियल रिलेशंस है वे पार्ट 12
में उद्धृत है, चैप्टर 3 पार्ट 12 में इसको दिया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सेंटर और स्टेट किस तरह से अपने विधायी संबंध का निर्वहन करती है और ठीक इसी तरह से प्रशासकीय संबंधों का निर्धारण करती है और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय संबंधों का निर्धारण करती है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जो आदान प्रदान होना है वित्त का, वो किस प्रकार उसका नियमन होगा, किस प्रकार वह होगा ताकि किसी राज्य को अधिक किसी को कम आदि आदि विषयों पर कोई भेदभाव की स्थिति न बने। इसलिए हमारा संविधान उस फेडरलिज्म की पूरी व्यवस्था को का मार्गदर्शन करता है। अब सबसे पहले लेते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध। तो जो आर्टिकल 245 और 245 से 255 245 से 255 तक जो भारतीय संविधान के आर्टिकल है, वो लेजिस्लेटिव रिलेशन को गवर्न करते हैं केंद्र और राज्यों के। इनके चार पहलू है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के चार महत्वपूर्ण पहलू है जिनको समझना आवश्यक है। पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन, जो कि क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। दूसरा है लेजिस्लेटिव जो विषय है उनका वितरण किस प्रकार होगा। ठीक इसी प्रकार पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की बात तीसरा बिंदु करता है। साथ ही सेंटर्स कंट्रोल, सेंटर का स्टेट लेजिस्लेशन में कितना नियंत्रण होगा, इसकी बात भी करता है। तो आर्टिकल 245 से 255 में इसकी विस्तृत चर्चा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम इन चारों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन क्या है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि किसी भी कानून को पास करने के लिए जो पावर है वो इंडिया पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट के अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो पावर है, तो जो समूचा राज्य है यदि वो कोई कानून लेकर के आता है तो उस कानून का अनुपालन केवल उस राज्य की सीमा तक सीमित रहेगा यदि वह कानून राज्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक इसी के विपरीत यदि वो केंद्रीय कानून है, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो यह एक केंद्रीय कानून है और इस केंद्रीय कानून के तहत ये समूचे देश पर लागू होता है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस राज्य के रहने वाले हैं, यदि कोई विशेष दर्जा किसी राज्य को प्राप्त न हो तो मूल रूप से जो स्टेट लॉज बनते हैं वो किसी दूसरे राज्य पर एप्लीकेबल नहीं होते। राज्य की सीमा से बाहर उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तो जो कि पार्लियामेंट है हमारी, केवल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का पावर उनके पास सीमित है। हमारी जो संसद है वही इसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पर कार्य कर सकती है। किसी भी राज्य को ये शक्तियां नहीं प्रदत्त है। अब जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस तरह से वितरण होता है, तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, तीन तरह की लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में दी गई है। यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वह लिस्ट है उन एरियाज में बात होती है जो कि केंद्र ने अपने दायरे में लेके रखा है। उदाहरण के लिए रेलवेज का संचालन, नियमन, नियंत्रण ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। इसी के विपरीत जब हम जाते हैं शिक्षा की हम बात करते हैं, शिक्षा का एक क्षेत्र है जिसका अधिकार क्षेत्र जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, एजुकेशन। तो एजुकेशन में कुछ नीतिगत निर्णय केंद्र भी ले सकता है और अपनी देश काल और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा से संबंधित निर्णय राज्य भी लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह के क्षेत्र जहां पर केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे जो एरियाज है उनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाता है। स्टेट लिस्ट में वे एरियाज आते हैं, वे बातें आती है जो कि स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्री का पार्ट होती है। और उदाहरण के लिए अगर हम एग्रीकल्चर की बात लें तो एग्रीकल्चर का जो नियमन है किस तरह से होगा वो मूल रूप से राज्यों को दिया गया है। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा समूची लिस्ट यदि आप देखना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको या भारतीय संविधान में देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से
जो संसद है उसके पास एक विशेषाधिकार है यूनियन लिस्ट को मैनेज करने का। यूनियन लिस्ट से संबंधित जो भी निर्णय, नीतिगत निर्णय या कानून बनेंगे, वे सारे के सारे पार्लियामेंट उसको डील करेगा। और अधिकांश बातों में देखा जाता है कि केवल स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है। उदाहरण के लिए कृषि, तो जो 3 कानून हमने हाल ही में देखे जिसको सरकार को वापस लेना पड़ा था तमाम विरोधों के बावजूद तमाम राज्यों के। तो चूंकि कृषि एक स्टेट लिस्ट में आता है तो हर राज्य का अपना नियमन है, तो उसको भी देखना होता है। इसके तहत हमने देखा कि किस तरह से परिवर्तन हुए। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी पहलू है वे सारे के सारे उनको गवर्न करने का कार्य राज्य सरकार कर सकती है। और स्टेट एंड सेंटर, जो राज्य और केंद्र की सरकारें हैं वे कानून बना सकती हैं। और साथ ही साथ जबकि वे सारे विषय वस्तुएं कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट में यदि कुछ भी है, उदाहरण के लिए हमने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनेगी उसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन क्या होता है स्टेट फील्ड में। तो जब राज्यसभा किसी रिजोल्यूशन को अप्रूव कर देती है 2/3 मेंबर्स या सदस्यों के वोटिंग के साथ, तो ये पार्लियामेंट के पास जाता है इस अथॉरिटी या इस लेजिस्लेशन को इनेक्ट करने के लिए, जो कि स्टेट लिस्ट का इशू है। तो ठीक इसी तरह से जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इस स्थिति में पार्लियामेंट जो राज्य के लिए जो स्टेट लिस्ट का भी अंग है उसके लिए भी कानून पारित कर सकती है यदि इमरजेंसी वाली स्थिति हो तो, जैसा कि वर्ष 1977 में हमने देखा। ठीक इसी तरह से जब प्रेसिडेंट रूल होता है किसी भी राज्य में, तो पार्लियामेंट या संसद के पास वे शक्तियां आ जाती है जिससे कि वे किसी कानून को बना सके, और जो भी स्टेट लिस्ट में दिए गए प्रदत्त शक्तियां हैं वे पार्लियामेंट उसको एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक इसी तरह से जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उनका अनुपालन करने कराने के लिए भी जो लॉज बनेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रीटी होगी और एग्रीमेंट या कन्वेंशन होंगे, वे भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से स्टेट फील्ड में गवर्न होती है। ठीक इसी तरह से सेंटर का क्या नियंत्रण होता है स्टेट लेजिस्लेशन पे। तो जैसे कि जानते हैं गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेशन प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और ये सारे प्रेसिडेंट के पावर के अधीन आते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे बिल जो कि स्पेसिफाइड सब्जेक्ट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो वे स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर के साथ जो राष्ट्रपति है उनकी सहमति से इसको किया जाता है। उदाहरण के लिए इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित जो भी विषय होंगे वे सारे इस तरह से कंसेंट के लिए भेजे जाएंगे। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यों को मनी बिल्स या वित्त से संबंधित जो बिल होते हैं वो या फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत इसको अलग से रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस या प्रशासकीय संबंधों की बात करें, तो आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की विशद चर्चा करता है कि कौन कौन से प्रशासकीय संबंध राज्य और केंद्र में होंगे। ठीक इसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करें एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, तो इसमें सेंटर की पावर जो होती है उसमें जो समूचा राष्ट्र है वहाँ समूचे राष्ट्र में जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उस पर उसका क्षेत्राधिकार होता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, और इस नाते यूनियन लिस्ट से संबंधित जो भी विषय है वे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर में केंद्र के एग्जीक्यूटिव पावर का पार्ट होते हैं। इसमें उसके अधिकार, क्षेत्राधिकार और उनके जो मूल अधिकार है जो कि ट्रीटी एग्रीमेंट से निर्धारित किए गए हैं। ठीक इसी तरह से स्टेट लिस्ट में जो विषय वस्तु दी गई है वो स्टेट के अधीन आते हैं। जब हम बात करते हैं कि राज्य के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है
जहाँ पर स्थिति कंकरेंट लिस्ट वाली होती है। जब विषय वस्तु कंकरेंट लिस्ट से संबंधित हो तो वहाँ पर राज्य के पास एक कार्यकारी शक्ति होती है। ठीक इसी तरह से स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो लॉ स्टेप पार्लियामेंट ने जो लॉ पारित किए हैं, जो कानून पारित किए हैं, उनका ठीक प्रकार से अनुपालन हो। अब हम बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन क्या है स्टेट और सेंटर के। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसने दो तरह के रेस्ट्रिक्शन या दो तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं राज्यों के एग्जीक्यूटिव पावर पर, कार्यकारी शक्तियों पर। और वे है पहला कि स्टेट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच मस्ट एक्ट इन अ वे दैट एंश्योर्स लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट इज अपहेल्ड। जो केंद्र के द्वारा या हमारी संसद के द्वारा जो कानून पारित हुआ है उस कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाता है। कोई भी राज्य संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून की अवहेलना नहीं कर सकता इस रेस्ट्रिक्शन के तहत। ठीक इसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर जो भी केंद्रीय सूची में है वे उसमें उसको प्रिजुडिस नहीं कर सकते। तो ये दूसरा इसका रेस्ट्रिक्शन है। और इन दोनों ही स्थितियों में जो एग्जीक्यूटिव सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड होती है और इस क्षेत्र में वे अपने डायरेक्शंस दे सकते हैं राज्यों को जहां पर भी उन्हें उचित लगता है। और कुछ स्थितियों में जहां पर प्रतिबंध वाली स्थिति बनती है तो इस तरह के डायरेक्शंस आते हैं तो सेंटर को कुछ कोercive मेजर्स लेने होते हैं जबकि उसे अपने जब भी उसे अपने नीतिगत निर्णयों को या कानूनों को के कंप्लायंस के लिए बाधित करना। ठीक इसी तरह से जहाँ पर जो केंद्र है वो राज्यों को डायरेक्ट करते हैं या निर्देश दे सकते हैं। तो पहला है कंस्ट्रक्शन, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो कि नेशनल और मिलिट्री इम्पोर्टेंस का है, जो कि राष्ट्रीय और सुरक्षात्मक दृष्टि से या यूँ कहे कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तरह के मैटर्स पर या विषयों पर केंद्र राज्यों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं समय समय पर। और साथ ही साथ जो राज्यों का रेलवे है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए भी एक्शन लेने की गारंटी केंद्र राज्य से लेता है। ठीक इसी तरह से पर्याप्त संसाधन मिलते रहे जो ऐसे छात्रों के लिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से आते हैं और ताकि वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर सके और अपनी मातृभाषा में उसको पूर्ण कर सके। ठीक इसी तरह से क्रिएशन और एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जिसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं या जनजातियां हैं विभिन्न राज्यों में उनके लिए अलग अलग जो निर्णय लिए गए हैं उनका ठीक प्रकार से निर्माण हो और ठीक प्रकार से उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो। अब आगे बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जैसा कि हमने कहा कि डुअल पॉलिटी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है। तो ये डुअल पॉलिटी होने के बावजूद भी हमने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें यूनिफाइड या एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पर हमारे सभी जो कानून हैं वह सेंटर और स्टेट में बराबर रूप से समान रूप से लागू होते हैं। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस की तो आर्टिकल 268 से 293 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 से 293 में फाइनेंशियल रिलेशंस किस तरह से ऑपरेट करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में उस पर प्रकाश डाला गया है। अब वित्तीय मामलों की जब हम बात करते हैं तो जो टैक्सेशन का पावर है वह किस प्रकार से विभाजित होता है केंद्र और राज्य में, उस पर स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से जो टैक्सेशन है और ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है और इसकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट की है, संसद की है।
और कुछ ऐसे विषय है जिस पर टैक्सेशन स्टेट लिस्ट के तहत आता है, तो वह स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्न किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे विषय है जो कंकरेंट लिस्ट का अंग है, तो वे बराबर रूप से स्टेट और यूनियन का पार्ट हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो रेसिडुअरी पावर होती है टैक्स, वो उसका जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। ठीक इसी तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शन प्लेस किए गए हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट, जिसमें कि कराधान का जो अधिकार है राज्य के पास, उसको कहीं न कहीं वे प्रभावित करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसे विषयों पर टैक्सेशन का अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ विशेष प्रोफ़ेशन है, उस पर वो टैक्स लगा सकता है, व्यापार पर टैक्स लगा सकता है, टेलीकॉम कॉलिंग पर टैक्स लगा सकता है, एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स इम्पोज़ कर सकता है, और सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स जो है उस पर टैक्स इम्पोज़ करता है। उदाहरण के लिए जब हम जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी से पहले ऑक्ट्रॉय या चुंगी कर हुआ करता था। इसी तरह से सेल्स टैक्स हुआ करता था। तो इस तरह के अन्य तरह के टैक्सेस थे, उसमें से कुछ टैक्सेस केंद्र को जाते थे, कुछ राज्यों को जाते थे। लेकिन जब उन 17-18 तरह के विभिन्न प्रकार के टैक्सेस को या करों को सब्स्यूम करके जीएसटी को लाया गया, तो जीएसटी में 4 तरह के स्तर बनाए गए। पहला एक जो हम बात करते हैं सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड और इंटर स्टेट। तो इस तरह के 4 स्तर पे बात होती है कि जो जिस हिसाब से जो ट्रांज़ैक्शन जिस प्रकार हो रहा है, उस तरह से जीएसटी के रेट्स उसमें जीएसटी का जो टोटल रेट है, उसमें जो रेवेन्यू का विभाजन है, वो इन 4 स्तरों पर अलग-अलग होगा। इस पर निर्भर करता है कि वह एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है। अगर इंटर स्टेट एक्सचेंज है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटर स्टेट जीएसटी का वो पार्ट होगा। ठीक इसी तरह से अगर केंद्र का उसमें प्रेरोगेटिव है, तो समूची जो राशि है वो केंद्र के पास जाएगी, और इस तरह से पूरा जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसको नियमित किया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से केंद्र और राज्य अपने टैक्स रिवेन्यू को मैनेज करते हैं, और किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता राज्य सेल और परचेज ऑफ गुड्स पर्टिकुलरली, जो कि राज्य से बाहर हो। ठीक इसी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित जो गुड्स जा रहा हो, इन पे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, उस पर भी कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। 2 राज्यों के बीच में होने वाले ट्रेड को भी टैक्सेशन कोई राज्य चार्ज नहीं कर सकता। ये मूल रूप से केंद्र के अधीन है। तो इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाए हैं, और उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को देखते हुए जीएसटी में भी वे प्रोविजन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऐसे सब्जेक्ट्स पर जिनको कि पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, उन पर भी राज्य अलग से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। इसी तरह से जब वो अपनी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को सेल करते हैं, जिसका जो उपभोग है वो सेंटर के द्वारा किया जा रहा हो, या सेंटर को वह बिजली बेची जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से टैक्स इम्पोज राज्य जो है वो टैक्स इम्पोज करने की पावर रखते हैं। उदाहरण के लिए जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो वो किसी अथॉरिटी को सेल करते हैं, या किसी कंपनी को सेल करते हैं, तो वहाँ पर वे टैक्सेशन चार्ज कर सकते हैं। और ये टैक्सेशन करने के लिए भी कई स्थितियों में उनको कानून का सहारा लेना होता है, या फिर राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करनी होती है। ठीक इसी तरह से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, टैक्स रिवेन्यू का कर आधारित जो आय है, उसका वितरण किस प्रकार से होता है, तो आर्टिकल 268, 269, 270 इस पर विशेष प्रकाश डालते हैं। तो उदाहरण के लिए टैक्सेस जो केंद्र के द्वारा लगाए गए हैं, बट उसको कलेक्ट किया जा रहा है राज्य के द्वारा। उदाहरण के लिए ये स्टैम्प ड्यूटी एक उदाहरण हो सकता है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनका कराधान और जो कलेक्शन है
वो सेंटर के द्वारा होता है, लेकिन उसका लाभ मूल रूप से राज्यों को दिया जाता है। तो सेल एंड जो परचेज ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स के जो प्रोसीड्स है उस पे ये टैक्स लगता है, तो वो उसका लाभ राज्य लेते हैं। ठीक इसी तरह से आर्टिकल 270, इसमें टैक्सेस लगाए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं केंद्र के द्वारा, लेकिन जो इसका विभाजन होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, और उसके जो रेट्स है वो कानून के तहत उसका निर्धारण होता है। इसमें वे सारे आ जाते हैं इनके अलावा सरचार्जेस और सेस के अलावा उदाहरण के लिए टैक्स ऑन इनकम या इनकम टैक्स जो होता है उसका विभाजन मूल रूप से केंद्र और राज्य के बीच में वितरित होता है। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यूज की, जो नॉन टैक्स रिवेन्यूज किस तरह से विभाजित होती है। तो नॉन टैक्स रिवेन्यूज में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। उदाहरण के लिए अगर हम केंद्र की बात करें तो नॉन टैक्स रिवेन्यूज में केंद्र कहाँ कहाँ से अपनी आय प्राप्त करता है, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, रेलवेज है, बैंकिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, कॉइनेज एंड करेंसी है, और सेंटर पब्लिक सोशल एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जिसमें मिनीरत्ना, महारत्ना, इस तरह के जितने भी एंटरप्राइजेस हैं वे सब आ जाते हैं, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको हम कहते हैं पीएसयूज। और इसके अलावा एस्कीट एंड लैब्स, एस्कीट एंड लैब्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत लिखे बिना उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी आश्रित नहीं होता है, तो उस स्थिति में सरकार उसकी संपदा को उसकी संपदा मूल रूप से सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। तो इससे जो आय सरकार को होती है उसको एस्कीट कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम राज्यों के नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो जो सिंचाई की व्यवस्था है उससे जो उनको आय प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो वन है, वन संपदा है, फॉरेस्ट है, उससे जो आय प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से मत्स्य पालन से जो आय प्राप्त होती है। इसी तरह से जो राज्य के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, पीएसयूज है किसी राज्य के, उसके जो लाभांश आदि है उससे उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, और राज्य स्तर पर जो एस्कीट एंड लैब्स होता है वह भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का बड़ा स्रोत होता है। ग्रांट इन एड दिए जाते हैं स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसको कि स्टेचुटरी ग्रांट आर्टिकल 275 इसको एम्पावर करता है, जिससे कि वे ग्रांट दे सके राज्यों को, और फाइनेंशियल असिस्टेंस जहाँ भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो वो दिया जा सके। ठीक इसी तरह से ये जो फंड होते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, हर साल इसका निर्धारण होता है बजट के तहत, और ये जो राज्यों को दिए जाते हैं मूल रूप से जो वित्त कमीशन है, वित्त आयोग है भारत का, उसकी संस्तुतियों पर राज्यों को दिए जाते हैं। राज्यों का आकार, राज्यों की भौगोलिक स्थिति और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण होता है। ठीक इसी तरह से कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट होते हैं जिसकी बात आर्टिकल 282 करता है, और सेंटर का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता कोई भी ग्रांट देने का जहाँ पर इनको उचित नहीं लगता है। तो ये मूल रूप से केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना ग्रांट और किस प्रकार देगा। ठीक इसी तरह से हमने समझने का प्रयास किया कि अलग-अलग बिंदुओं से कि किसी भी राज्य की गवर्नेंस की स्थिति किन बातों पर निर्भर करती है। जो 3 मुख्य पिलर्स कहे जाते हैं, आधारभूत जो बिंदु कहे जा सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदत्त शक्तियों के साथ कार्य करते हैं, जिनमें राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और राज्य न्यायपालिका, ये तीनों मिल करके किस प्रकार अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं, किस प्रकार नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, और वह क्रियान्वयन व्यवसाय को क्या प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इन सब विषयों पर हमने वृहद चर्चा की। इसी के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।